हेलो मित्रों, आओ। आज हम लोगों का ये विज्ञान का दूसरा मॉडल पेपर है। तो इसमें मैंने आपको बताया है, मेरा मैथ का भी चल रहा है मॉडल पेपर, सभी सब्जेक्ट का हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रहा है। तो इस मॉडल पेपर के पहले इसके कुछ निर्देश हैं। सबसे पहले ये निर्देश है कि हम लोगों का जो पेपर है वो 3 खंडों में विभाजित रहेगा। तो 3 खंडों में विभाजित रहेगा। तो इसमें तो हम लोगों का जो देगा पेपर, तो उसमें आपके 3 खंड रहेंगे, का, खा और गा। ठीक है। तीनों खंड में, क्योंकि हमारे देखिए 3 विषय हैं विज्ञान में, 3 चीज से रिलेटेड है। एक आपका रसायन हो गया, एक भौतिकी हो गई और एक जीव विज्ञान हो गया। तो हम लोगों का जो पहला रहेगा वो भौतिक रहेगा। तो भौतिक खंड का रहेगा। तो खंड का के क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। कुछ निर्देश ऐसे हैं जो आप लोगों को यहाँ बताए जा रहे हैं कि आप लोगों को कौन कौन से निर्देश हैं। तो उसमें आप ले लीजिए। सबसे पहले आपका जो निर्देश है उसमें आपका है कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों का, खा और गा में विभाजित है। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पीय है, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में हमको लिखना है। ठीक है। अगला है, प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किए जाएं। ठीक है। एक आप अगला खंड लिख के तब आप नए पृष्ठ से उसका लिखेंगे सॉल्यूशन। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों। हाँ देखिए, एक चीज़ और ध्यान देना है बच्चों कि इसमें जो है कोई भी जो आप लिखिए, जहाँ चित्रों की ज़रूरत है, बताया है कि ये चित्र के साथ है, इसको लिखिए। तो चित्र के साथ लिखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया कहा है तो रासायनिक अभिक्रिया भी देंगे, रासायनिक अभिक्रिया भी देंगे। तो इसको देखिए, रासायनिक समीकरण भी देंगे। तो इसके साथ साथ ये आपसे कहना है कि जो है, आपसे ये कहना है कि इसमें मैंने बता दिया, जो स्पष्ट जहाँ देखना है कि हाँ ये हमें नामांकित चित्र बनाना है, रासायनिक अभिक्रिया देना है, तो वहाँ हम चित्र देंगे और बताएंगे। मित्रों आइए, जो हमारा पहला था खंड का, तो खंड का जो क्वेश्चन है, मैंने बताया हर एक खंड के 4 बहुविकल्पीय हैं। तो इसमें से पहला बहुविकल्पीय है कि किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो आउटर लेंस है, ठीक है, जो बच्चे इंटरमीडिएट में प्रैक्टिकल किए हैं तो आप देखिए, ये होता था आपका टेबल। अब टेबल पे यहाँ 4 खाने रहते थे, जैसे कोई एक पिन हो गया और एक लेंस हो गया। तो हम क्या करते थे, इस पिन को, यहाँ कोई व्यक्ति है, यहाँ से इस पिन को देखता था। तो ये पिन, ठीक है, यहाँ बताया है कि किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर, तो ये आपका है। ठीक है, ये आपका है। तो इसमें क्या होता है कि इसके सामने रखने पर, ये देखिए, ये हो गया कोई वस्तु, ये हो गया आपका दर्पण। अब कौन सा दर्पण है, उत्तल अवतल क्या है, ये बाद में देखेंगे। यहाँ कोई व्यक्ति है, उसकी आंखें यहाँ है, यहाँ रखा हुआ है, वास्तविक उल्टा हुआ आकार में कुछ छोटा बनेगा। तो देखते हैं, तो ये पिन जो आपको ऐसे सीधा दिखाई देता है, ये उसमें प्रैक्टिकल करने के बाद यहाँ उल्टा दिखाई देगा। किस लेंस के साथ भैया? अवतल लेंस। अवतल लेंस को अगर हम रखें तो उसके सामने वाला जो वस्तु रहेगा वो हमको उल्टा तथा छोटा दिखाई देगा। जो इसका प्रतिबिंब वास्तविक ऐसा लगेगा कि वास्तविक सही उल्टा है, लेकिन वास्तव में ये उल्टा नहीं रहता है, ये सीधा रहता है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? अवतल लेंस। ठीक है। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आइए, ये हमारा पहला था, अवतल लेंस था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब का आवर्धन है। तो देखिए, एक होता है आवर्धन क्षमता,
क्या होता है भैया, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी से, ठीक है। तो इसको हम यम लिख सकते हैं, यम भी, यम बराबर माइनस बी बटा क्या होता है यू। इसका एक फार्मूला आता है, जब हम लोग फोकस दूरी का निकालते हैं तो फोकस दूरी में आवर्धन क्षमता भी आता है, ठीक है, एक साथ कभी कभी क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो आवर्धन क्षमता यम बराबर माइनस बी बटा यू, तो इसको हम लगाएंगे। तो कहा है कि लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है। तो ये भी कितना मिल जाएगा भैया, 3 गुनी दूरी पर। तो 3 गुनी अगर है तो ये आपका हो जाएगा 9, ठीक है। ऐसे ही दिखाई दे रहा है, 3 गुनी कह दिया है। तो अब वस्तु क्या, वस्तु यही यू को क्या कहते हैं, वस्तु। तो ये होगा 3, इसके 3 गुनी। तो अगर इसको हम 3 माने तो इसकी 3 गुनी 9 होगा, और ये कट के कितना हो जाएगा 3। अतः इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। मैंने बताया आवर्धन क्षमता एम बराबर माइनस बी बटा यू, ये वस्तु होती है, यू वस्तु होती है। जब हम लोग देखते हैं माइनस बी, ये बताया गया है कि इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना अगर ये 3 है तो इसका 3 गुना 9 होगा, तो 9/3, इसमें से इससे भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ हमें कौन सा प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा, धारा किससे डिनोट करते हैं, आई से। ये आई क्या भी आपका, ये है आपका धारा, ठीक है। तो धारा को हम आई से डिनोट करते हैं। तो धारा का आप जानते हैं किसमें बहता है, एम्पियर में, एम्पियर। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा भैया, ठीक है। देखो भैया, ये हमारा जो 3 क्वेश्चन हो चुके थे, चौथा था बहुविकल्पीय में। परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्न नियम से किया जा सकता है। तो देखिए इन्होंने क्या कहा, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र, कोई चुंबक है तो उसके सिरे पे सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र, मतलब सबसे ज्यादा जो खिंचाव होता है, देखेंगे आप कुछ भी करिए तो यही एक क्षेत्र होता है जहां से चुंबक क्या कर लेता है, किसी भी कील या किसी भी ऐसी वस्तुओं को, जो छोटी वस्तु हो तो अपने तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है। तो चुंबक के सिरों पर सबसे ज्यादा जो खींचने या चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वो चुंबक के सिरों पर होते हैं, ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ और साउथ, ठीक। ये हमेशा चुंबक, जैसे आप देखे होंगे कि ये देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसका जो एरिया है, इसके इस कोने पर, मतलब किनारे वाले हैंडल पर दोनों तरफ ज्यादा लगता है, जबकि बीच में बहुत नाम मात्र का लगता है। तो उन्होंने कहा परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित धारा, विद्युत धारा की दिशा का आकलन। तो विद्युत धारा तो हम लोग जानते हैं कि फ्लेमिंग, अब इसमें लिखा है क्या, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है, ओम का नियम है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम दोनों ही चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित है। कि ये जैसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है कि ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक, लंबवत होते हैं दोनों, ठीक है। तो इसी पे ये आधारित है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है कि बाएं हाथ का नियम है, उस हिसाब से हम आपको बताएंगे कि किस हिसाब से होता है। देखिए तो अब ये क्या होता है कि ऐसे ये होता है, तो ये होता है आई, ये होता है धारा, धारा आई होता है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन कीजिए, निम्न में से कौन बताया जाएगा। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का होगा या बाएं हाथ का, लेकिन दाएं में ये है कि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसलिए इसका कौन सा हो जाएगा भैया, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। ये क्वेश्चन, ये सवाल है, ठीक है, न्यूमेरिकल है जो आएगा एग्जाम में। चलिए आ जाइए। अब इसमें क्या है आपका, ये सवाल देखिए लिखा है, सवाल को हम लोग लिख लेते हैं। इसमें लिखा है एक पारदर्शी कांच के बने घनाकार गुट के
जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। कोई एक कांच का गुटका बना हुआ है जिसकी प्रत्येक भुजा कितना सेंटीमीटर है भैया, 4 सेंटीमीटर है। मीटर की तली पर स्थित है। काले बिंदु की आभासी गहराई की गणना कीजिए। अगर कोई बिंदु है तो वो गहराई की गणना कीजिए। जबकि कांच का अपवर्तनांक दिया भैया, कांच का अपवर्तनांक का फार्मूला आप जानते ही हैं। तो हम सबसे पहले जो दिया है उसको निकाल लेंगे। कहा प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे गहराई, तो गहराई बराबर 4 सेंटीमीटर। अपवर्तनांक दिया है तो अपवर्तनांक बराबर 1.6। आभासी गहराई जो हमको प्रतिबिंब, देखिए जो हमको आभास हो रहा है, जैसे कांच है ना, तो कांच में आप देखते होंगे तो कांच में अलग तरीके दिखाई देता है कि जैसे गौतम, जैसे ये कांच हमने बताया, तो इसमें क्या होता है, हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ज्यादा, पेंसिल को अगर ऐसे रखा जाए तो ऐसा लगता है कि टेढ़ा है, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार ये जो आभासी गहराई होती है, वाकई में पेंसिल तो टेढ़ी होती नहीं है, लेकिन उसमें हमको महसूस होती है। तो इसमें दो गहराई, एक तो गहराई जो रियल में है जो आपका दिया है, और एक आभासी गहराई होती है, ठीक है, जो यहाँ मालूम हमको करना है। क्योंकि इन्होंने कहा है कि आभासी, देखिए हर क्वेश्चन में नीचे की तरफ लिख देगा करना क्या है। तो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन में आभासी गहराई की गणना कीजिए। जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे हम तत्काल पकड़ लेंगे कि करना क्या है। तो आभासी गहराई की गणना कीजिए। आभासी गहराई हम निकालेंगे, तो गहराई पता है, अपवर्तनांक यहाँ मिल गया, गहराई यहाँ मिल गया, लेकिन आभासी गहराई पता नहीं है। तो इसका फार्मूला होता है अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। आप ध्यान से सुनिए, अब ये पता हो गया तो वास्तविक गहराई कितना है भैया, 4 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनिए, ये देखिए ये अपवर्तनांक हो गया और ये हो गया वास्तविक गहराई। तो वास्तविक गहराई जो है वो 4 है, और जो आभासी गहराई है वो हमें पता नहीं है। और अपवर्तनांक दिया है 1 दशमलव कितना भैया, 6, ये है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अब ये यहाँ गुणे में है, ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए वास्तविक बटे इतना, तो ये इधर चला आएगा और ये आभासी यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और ये अपवर्तनांक यहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा 4/1.6। अब इससे इसमें हम देंगे भाग, ठीक है। अब इससे हम इसमें क्या देंगे, भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा भैया, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक। आइए बच्चों, हमारा खा वाला है दूसरे का खा, ठीक है। पहला खंड अभी चल रहा है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता की गणना कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको हर एक सेट में मिलेगा, ठीक है। तो इसको देखिए, ये आएगा बहुविकल्पीय में भी आएगा, और देखिए यहाँ लघुत्तरीय में भी है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे फोकस दूरी, एफ बराबर, फोकस दूरी किससे डिनोट करते हैं, एफ से। एफ बराबर दिया 20 सेंटीमीटर, तो क्या होता है क्षमता इसका, पी बराबर 1/f, ठीक। जो देखिए मीटर में है तो इसको हम बदलेंगे तो 100/f हो जाएगा, जहां 100/f का मान है 20, तो 100 में 20 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये 2 5 10, तो P बराबर 5 डायोप्टर, ठीक है। तो क्षमता का मात्रक इसका क्या होता है, इसका उत्तल लेंस के फोकस दूरी का जो ये क्षमता होता है इस किसमें नापा जाता है, डायोप्टर में। किसमें, डायोप्टर में। ये भी बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि ये किसका मात्रक है, ठीक, डायोप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, तो अगले क्वेश्चन का यहाँ आंसर लिख दिए हैं, तो क्वेश्चन हम बोल दे रहे हैं, एक बार लिख लीजिए आप लोग। देखिए एक विद्युत परिपथ के किसी चालक, एक विद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान, किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर है प्रति सेकंड। इससे बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन। अब उसका आंसर देखिए, दिया है धारा 10 एम्पियर, आई बराबर 10 एम्पियर दिया है, और समय टी बराबर 1 सेकंड दिया है। जो समय दिया है 1 सेकंड दिया है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यही हमको ध्यान देना है, क्वेश्चन दिया है
इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये पता हमको नहीं है। कहा इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है ई, आवेश यही होता है इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन को इसे हम डिनोट करते हैं माइनस से, ठीक है, क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज होते हैं। तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम है। आइए, इसका फार्मूला होता है आवेश बराबर Q बराबर एन ई, या एन ई बराबर होता है आई टी की। तो आई का मान दिया है 10 और टी का मान दिया है 1। हम लिख सकते हैं कि एन गुणे ई का मान एन ई दिया है, एन ई इतने के बराबर है, ठीक है। तो एन ई एन गुणे ई का मान दे दिया है यहाँ, तो ई का हम लिख लिए बराबर किसके है, आई और टी के। तो आई का मान है 10 और टी का मान है 1। इन दोनों का गुणा कर दी, 10 एकम में 10 आ गया। ये देखिए यहाँ गुणे में है, ये है, ठीक है। अब ये यहाँ गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, ये उधर चला गया, ठीक है। तो हमारा n बराबर 10, ये देखिए यहाँ से गुणे में यहाँ चला गया, तो 10 बटे इतना हो गया। अब इससे इसमें हम गुणा करेंगे तो 0.0625 आ गया, गुणे 10 पे पावर -20 आ गया। तो आइए यहाँ देखते हैं, जब इसका और इससे गुणा किए तो आ गया 6.25 गुणे 10 पे पावर 18। ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये आपका ऊपर। आइए हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है तीसरे का, ये तीसरे का दो क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें एक अथवा करके है, ठीक है। दो क्वेश्चन थे जिसमें से एक ही हमको सॉल्व करना है। निकट दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। सही दृष्टि के लिए लेंस की प्राकृतिक फोकस दूरी व क्षमता की गणना कीजिए। देखिए इसमें क्या कहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि रोगी को, ठीक है, रोगी पीड़ित किससे है, दूर दृष्टि दोष से कि निकट दृष्टि दोष। मैंने पहले से बताया कि 3 दृष्टि दोष होते हैं। एक होता है आपका दूर दृष्टि, और एक होता है निकट दृष्टि दोष, और एक होता है जरा दृष्टि दोष, जो 50 साल के बाद आता है। मतलब बुजुर्ग अवस्था में आने के बाद आदमी के शरीर की क्षमता कम हो जाती है, तो ऐसे ऐसे आँख की क्षमता भी, देखने की क्षमता घट जाती है, जिसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और ये जो निकट दृष्टि दोष है और जो दूर दृष्टि दोष है, ये किसी भी आयु में हो सकता है, ठीक है। तो ये किसी भी आयु में हो सकता है। आइए हम देखते हैं, सबसे लिखा है निकट दृष्टि दोष। तो अब इसमें हम देखेंगे कि मनुष्य की, यहाँ मैंने साइड में लिख दिया है, मनुष्य की आंख में निकट दोष है। अगर निकट दोष है मनुष्य की आंख में, तो उसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया। अगर निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब आ जाइए, वस्तु की दूरी u बराबर अनंत। अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है, उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी v बराबर -10 मीटर दिया हुआ है। तब देखिए, तब लेंस के सूत्र से, तो लेंस का सूत्र क्या होता, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/q। तो 1/-10 माइनस 1/ ये v का मान था, क्योंकि यहाँ v बराबर -10 दिया है, और माइनस 1/u, u का मान कितना भैया, अनंत। तो अनंत रख दिए, तो 1/f बराबर, इसमें से इसको घटा देंगे तो -1/10, क्योंकि 1/अनंत को हम 0 मानते हैं। अगर कहीं 1/अनंत है तो ये 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो गया, तो बचा सिर्फ इतना। तो यह बराबर हमें कितना मिल गया, 10 एकम में 10 -10 मीटर। ये तो हमको मिल गया फोकस। अब लिखा अतः लेंस की फोकस दूरी f बराबर, अगर इतना दिया है -10 मीटर, अवतल है, तो हम क्या लिखते हैं, लेंस की क्षमता p बराबर 1/f मीटर, या 1/-10, या इससे इसमें भाग देंगे 0.8 डायोप्टर, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका तीसरे का था, इसमें अथवा करके था। और मित्रों हम लोग देखते हैं कि इसका ये सवाल था, हम लोग का ये क्वेश्चन इसमें दिया है, तीसरे का था। तो क्वेश्चन क्या भैया, उसको हम देख लेते हैं। एक विद्युतीय उपकरण पर लिखा है
2.3 किलोवाट। एक विद्युतीय उपकरण पर लिखा 2.3 किलोवाट व 230 वोल्ट। इसे पूरी क्षमता से कार्य करने पर इससे कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा, इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। यह भी गणना कीजिए कि यदि इसे 10 घंटे तक कार्य करने दिए जाए तो इसमें कितने किलोवाट घंटे की विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो ये सवाल था हमारा कि कितने किलोवाट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो ध्यान से देखिए, एक चीज और बता देते हैं कि इसको अगर ढूंढना होगा आपको तो ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है सारे। 2020 का ये पेपर में आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो 2020 में जो सेट आए हुए हैं उसमें से क्वेश्चन है। तो इसमें है सामर्थ्य बराबर दिया, सामर्थ्य P बराबर 2.3 किलोवाट या 2300 किलोवाट। ये वाट में अगर हम चेंज करेंगे तो 2300 वाट हो जाएगा। और विभवांतर भी बराबर दिया है 230 वोल्ट। देखिए आइए, ये सामर्थ्य P बराबर 2.3 किलोवाट या 2300 वाट या विभवांतर V बराबर 230 वोल्ट, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है P बराबर VI, ठीक है। तो VI होगा P बराबर VI। तो देखिए हमको P पता है और V पता है लेकिन I पता नहीं है। तो I अगर हमें नहीं पता है तो देखिए यहाँ गुणे में भी है, ठीक है। तो अगर V गुणे में है तो इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो P बटे V हो जाएगा। तो I बराबर P बटे V। तो P का मान दिया है यहाँ 2300 और V का मान दिया है 230। ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हुआ और 23 से 23 और 0 बच गया, तो 1 और यहाँ 0 बचा है। तो I बराबर 10 एम्पियर, क्योंकि I क्या है, धारा है, ठीक है। तो ओम के नियम से ओम ने क्या कहा है कि R बराबर V बटा I, ठीक है, विभवांतर बटे धारा, ठीक। ओम ने कहा तो विभवांतर कितना भैया, यहाँ देखिए V 230 वोल्ट और धारा कितना दिया है 10। अब इससे इसमें हम भाग दे देंगे तो इतना का यहाँ से देंगे तो 23 हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए 10 दूनी 20। अब यहाँ आपका बचा कितना भैया, 10 दूनी यहाँ 20 हो गया, यहाँ आपका बच गया यहाँ 30। अगर इससे हम भाग देंगे, इसका गुणा करें तो ये आ जाएगा। तो R बराबर हो गया 23। ये ओम का चिन्ह है, किसका चिन्ह है भैया, ओम का चिन्ह है। तो ये चिन्ह आप पहचानिए, ये ओम का चिन्ह है। तो आइए आगे देखिए, फिर हमको एक चीज और दिया, विद्युत ऊर्जा व्यय होती है। तो विद्युत ऊर्जा व्यय होगी तो वाट, घंटे और दिन, इतना चीज देखिए ध्यान से। आप लोग तो विद्युत जलाते ही हैं, मतलब लाइट जलाते हैं, तो उसमें जैसे आपका एक दिन हुआ, एक दिन में कितने घंटे हुए, उसके बाद कितना वाट खर्चा हुआ, तो ये तीनों के साथ ही विद्युत ऊर्जा का व्यय होता है, ठीक है। उतना जोड़कर तो उतना बटे 1000। तो 23 यहाँ वाट हमको पता है और यहाँ हमें घंटे भी दे दी मिल गए हैं। तो यहाँ घंटे एम्पियर में आई धारा मिल गया था और प्लस गुणे 1 और बटे इतना। अब इससे यहाँ 0 कटेगा, इससे ये 0 कटेगा, इससे ये 0 कटेगा, मतलब आपका ये 0 इस 0 से, इस 0 को इस 0 से, इस 0 से ये 23 से 23 किलोवाट घंटा। यही आपका आंसर हो गया। स्टार्ट हो गया। देखो भैया, हमारा जो चौथे का है, इसमें हमको क्या बताना है। सब क्वेश्चन है विद्युत जनित किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें दो विकल्प, दो रहेंगे, एक अथवा करके रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन आपका है वो कुछ इस प्रकार से है चौथे का। एक तो आपका दिया है निम्नलिखित विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक R1 बराबर R2 R3 30 ओम का है, और एक आपका ये है कि विद्युत जनित किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नामांकित चित्र बनाकर इसकी क्रियाविधि को समझाइए। तो देखिए किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हम लिखेंगे विद्युत जनित एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक। ये विद्युत जनित एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। जैसे मैंने एक दिन आपसे बताया था, ये जो पंखे हैं, पंखे के जो मोटर है, ये यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलकर पंखे ऐसे चलने लगते हैं। या आपके छोटे मोटर जो पानी आपको देते हैं, ठीक है, ये सभी एक ऐसी युक्ति है जो इसका करता है। अब इसकी क्रियाविधि में कुछ हम आपको बता देंगे कि क्रियाविधि में आपके क्या क्या है, उसको आप लोग देख लीजिए। क्रियाविधि में है किसी विद्युत परिपथ में एक ऐसा यंत्र जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका कार्य
फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये जो होता है विद्युत जनित, ये किस पे, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे करता है। सिद्धांत इसका क्या है, जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है। जब किसी कुंडली को तेजी से घुमाया जाता है तो लगातार उसके फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होते हैं। देखिए आप लोग ये जो चित्र है, इस चित्र को 2 बार बना लीजिएगा, ठीक है। आपके विद्या क्वेश्चन बैंक या ऐसे किसी भी चीजें जो भी आपके बुक में दिया गया हो, आपके बुक में इसका चित्र दिया गया, उसको बना के आप लोग और बढ़िया से उसको समझ लीजिएगा, जिसमें आपका कुंडली रहेगा, घूर्णन अक्ष रहेगा, और उसके बाद आपका ब्रुश रहेगा, जो कि मैंने इसके पहले वाला जो वीडियो था, इसके पहले वाले वीडियो में विज्ञान के मैंने बताया है इसके पूरे बारे में, ठीक है। उसमें भी एक क्वेश्चन था, उस भी मॉडल पेपर में। इसका मतलब ये हुआ कि आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस मॉडल पेपर में भी रख दिया गया है। तो उसने चित्र बनाकर बढ़िया से आपको ये क्वेश्चन आपको समझाया गया है कि विद्युत जनित किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जनित एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसके सिद्धांत सब कुछ लिखा दिए गए हैं। देखो भैया, हम खंड खा में पहुंच चुके हैं। खंड खा, एक का वाला तो आपका कंप्लीट हो गया इस पेपर में। अगला है एथिल अल्कोहल का यूपीएससी नाम है। तो एथिल अल्कोहल का यूपीएससी नाम क्या होगा भैया, ये हम देखेंगे। लिखा है मेथेनल, एथेनल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। तो सबसे पहले जब एथिल अल्कोहल का हम सूत्र निकालेंगे तो उस सूत्र से जो कार्बन की संख्या होती है, ठीक है, कार्बन की संख्या होती है, जैसे कहीं लिखा मेथेन का CH4 लिखा है, तो यहाँ कार्बन कितना है, 1। यहाँ कार्बन 1 है जिसके लिए मेथ लगता है, ठीक। तो अब यहाँ कार्बन 1 के लिए क्या लगता है, मेथ। अगर कार्बन 1 है तो मेथ लगेगा, अगर कार्बन 2 है तो एथ लगेगा। तो हम ये देखेंगे कि एथिल अल्कोहल का जो आईपीएससी नाम है वो आपका इसमें क्या है, तो इसमें है एथेनॉल। क्या भैया, एथेनॉल। 2 चीज ध्यान दीजिएगा एग्जाम में, जैसे कह दिया एथेनॉल और एथेनॉल, तो ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा। एक अक्षर का सिर्फ गलती है, थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो देखिए एथेनॉल और नाल, ये सिर्फ आ का मात्रा है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा कि एथिल अल्कोहल का आईपीएससी नाम एथेनॉल होगा। देखो भैया अगला क्वेश्चन हमारा है, क्षारीय विलयन का पीएच है। तो क्षारीय विलयन का पीएच है, तो ध्यान से सुनिए। जो पीएच मान ज्ञात करना होता है, मैंने उसका एक टेबल बना दिया था कि इसका जो एक ऐसे टेबल है, ऐसे, ये आपका इस पे 14 तक के अंक अर्जित रहते हैं। कितने तक के भैया, 14 तक के, 0 से लेके कहाँ तक, 14 तक, ठीक है। तो अब हम ये बताए हैं कि ये जो 7 है यहाँ उदासीन होता है, ठीक। अगर नीचे जाएंगे तो ये अम्लीय, और ऊपर जाएंगे तो ये आपका क्षारीय होता है। क्या होता भैया, नीचे जाएंगे तो अम्लीय ऐसे, और ऊपर जाएंगे तो क्षारीय। और जो ये 7 पे रहेगा तो उदासीन, मतलब बीचों बीच। इसके कलरफुल होंगे, जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे अम्लीयता की संख्या, अम्लीयता बढ़ती जाएगी, और ऊपर जैसे जैसे जाएगा वैसे क्षारीय की मात्रा बढ़ती जाएगी। जैसे बहुत कम क्षार है तो 7 से कुछ ऊपर, और ज्यादा अधिक है, सबसे अधिक है तो 14 पर। ऐसे अम्लीय में जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे उसका खट्टापन बढ़ जाएगा। तो ये कहा है, क्या कहा सवाल में, क्षारीय विलयन का पीएच है। तो ध्यान से सुनिए, 7 तक तो क्षारीय होता नहीं है, ठीक है। 7 से कम कहा, पहले कहा 0, तो 0 तो होगा नहीं, मैंने बता दिया अम्लीय नीचे होता है। फिर कहा 7, तो 7 भी मैंने बता दिया उदासीन होता है। 7 से कम, तो 7 से नीचे अम्लीय ही होता है। लिखा 7 से अधिक, हाँ उदासीन, मतलब 7 से अधिक वो क्या होगा, आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। 7 से अधिक को क्षारीय कहा जाता है। अगला है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, ठीक है। तो अब फोटोग्राफी जो किया जाता है उसमें, तो इसमें देखिए चमकने के लिए, ठीक,
चमकने के लिए कि उसका क्या होता है, चमक आवे, बढ़िया फोटो निकले, इसके लिए आपका किसका प्रयोग होगा, AgCl। किसका प्रयोग होगा भैया, AgCl। ये हमारे 5 क्वेश्चन, ये खंड खा के 5वें क्वेश्चन का ये था बहुविकल्पी। आप जानते हैं मैंने पहले ही बता दिया, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान 3 विज्ञान होते हैं, जिसमें खंड का में भौतिक विज्ञान था, खंड खा में आपका रसायन विज्ञान है, जो रसायन विज्ञान का बहुविकल्पीय हो चुका है 5वें नंबर पे। अब 6वां क्वेश्चन हम नोट करने चल रहे हैं, रसायन विज्ञान का ये रहेगा आपके स्क्रीन पर। देखिए भैया अगला जो क्वेश्चन है 6वां का है, जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसका हम रासायनिक समीकरण यहाँ दे देंगे। इसका जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो है आप देखते रहिए, इसमें मैंने आपको बताया है कि जो इसका रासायनिक समीकरण में दे देता हूँ, इसके बारे में मैं आपको बता दिया था पहले ही वीडियो में, और इसमें भी आपको मैं कुछ बता दे रहा हूँ कि इसमें कैसे करेंगे। देखिए, जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से जिंक का निष्कासन निस्तापन विधि द्वारा होता है। तो ध्यान के सुनिए, निस्तापन विधि द्वारा इसका भी होता है, सेम टू सेम, जैसे आपको दही से घी निकालना होता है, ठीक उसी प्रकार से भी ये भी है। ठीक है, तो हम इसका रासायनिक समीकरण आपको बता देते हैं। देखिए, जिंक दिया है, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन है, इन दोनों का ये जो चिन्ह लगा हुआ भैया, ये गर्म करने, मतलब गर्म करने के बाद, इनको मिलाने के बाद, गर्म करने के बाद इसमें ये जड़ियन जिंक और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। इसका मतलब ये है, इस तीर का मतलब हुआ कि ये गैस बाहर निकल जाती है। अगर ऐसे ऊपर चिन्ह है तो गैस बाहर निकल जाती है। तो यहाँ देखिए, इन दोनों को मिला के गर्म किए, और गर्म करने के बाद ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जहाँ जडियन O और प्लस CO2, तो ये CO2 इससे बाहर निकल जाता है, तो बचेगा क्या आपका जडियन O। अगला क्या है इसका खा का। देखिए, एक और क्वेश्चन है इसमें जो था प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि आपको इसके पहले वाले वीडियो में प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाए जाते हैं उसको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो हमारा जो इसके पहले वाला वीडियो है उसको आप लोग देखते रहिएगा। उस वीडियो में मैंने बता दिया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, विरंजक चूड़ बनाने की विधि। आइए अब हम विरंजक चूड़ बनाने की विधि देख लेंगे। तो विरंजक चूड़ बनाने की विधि, कैल्शियम OH2 प्लस Cl2, इन दोनों को आपस में मिलाने के बाद COCl2 और प्लस H2O, पानी क्या होता है, बाहर हो जाता है। इन दोनों को क्रिया आपस में कराने के बाद विरंजक चूड़, ये बाहर हो जाता है विरंजक चूड़, और पानी इससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये अलग जब हो जाता है पानी, तो बचता क्या, विरंजक चूड़, जो बनाने की ये विरंजक चूड़ बनाने की ये विधि है। देखो भैया, हमारा ये जो क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। पहले क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, और NaCl के बनने की क्रियाविधि को डार्ट द्वारा समझाइए। तो मैंने ऑफलाइन में भी बता दिया है आयनिक यौगिक। तो आयनिक यौगिक को हम कैसे जानेंगे, देखिए, धातु और अधातु के, ठीक है, मिश्रण को, ऐसे चीज धातु और अधातु दोनों हो जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सके, एक दाता हो और एक ग्राही हो, उसे कहते हैं आयनिक यौगिक। ठीक है, तो आयनिक यौगिक में हम लोग क्या देखेंगे भैया, कि वह यौगिक जो धातु तथा अधातु के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा बनते हैं। मैंने क्या बताया कि धातु और अधातु, ठीक, ऐसे आयनिक यौगिक उसे कहते हैं जो धातु और अधातु के मध्य इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं। यानी मतलब दाता कहोगे और ग्राही, जो देगा उसे दाता, जो ग्रहण करेगा उसे ग्राही कहेंगे। तो आयनिक यौगिक किसे कहते हैं भैया, वे यौगिक जो धातु और अधातु, धातु को और अधातु के इलेक्ट्रॉन को आपस में लेने और देने का काम करते हैं, उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। इन्होंने एक वर्ड कहा है कि NaCl के बनने की क्रिया विधि को डार्ट विधि द्वारा समझे। तो देखिए, Na जो होता है इसे हम कहते हैं सोडियम। क्या कहते हैं भैया, सोडियम। सोडियम सबसे ज्वलनशील, ये रखा कहा जाता है सोडियम,
कैरोसिन के तेल में, ठीक है, इसको डुबो कर, क्योंकि ये हवा के साथ या पानी के साथ बहुत तेजी से क्रिया करता है। तो सोडियम का, अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1। इसके लास्ट कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे रहा है तो ये पूर्ण रूप से भर जाएंगे। देखिए 2 2 4 तो 6 6 10, 2 2 4 6 10 और 11। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 11 होता है, जो मैंने यहाँ कर दिया है, ठीक है। तो ये इसका हो गया। क्लोरीन का ले लीजिए भैया, जो 17 नंबर पे है। तो क्लोरीन का आपका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, ठीक है। 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, यस में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अधिकतम 2। और पी में कितने हो सकते हैं? 6। अब यहाँ क्लोरीन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और इसके अगर ये निकाल दे रहा है तो इसका पूर्ण कक्षा हो जाएगी। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास अधिक है, तो ये इसको देगा। मतलब ये दाता और ये क्या है? ग्राही। तो मैंने क्या कहा है? धातु और अधातु का। तो इसमें ये धातु है और ये क्या है? अधातु है, ठीक है। सोडियम ये क्या है? धातु है। सोडियम एक इकलौता ऐसा धातु है जिसको हम काट सकते हैं। धातु का आप लोग जानते हैं धातु क्या होता है। धातु ऐसी चीजें जो बहुत कठोर हो, ऐसी चीजें जो ऐसी चीजें, धातुओं का गुण ऐसा होता है जो चमकदार हो। धातु ऐसी होती है जो है ठोस हो। धातु ऐसी होती है जिसे बहुत ज्यादा गर्म करने के बाद तब वो क्या हो, तब वो द्रवित हो, मतलब तब वो पिघले, ठीक है। तो ये धातुओं के गुण होते हैं, जिसमें से एक धातु आपका ये है। तो धातु और धातु के बीच इलेक्ट्रॉन का लेन देन, तो ये क्या कर रहा है? धातु इसको Cl को यानी दे रहा है। तो यहां मान के चलिए कैसे होता है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है इनके पास, 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इनके पास अधिक है, यहाँ इनके पास प्लस चार्ज है माइनस। इसके देखिए 2 2 4 2 6। अगर हम KLM से देखें, KLM से, इस वाले नियम से देखें, तो इसमें होता है 2 और इसमें होता है 8, ठीक है। तो 2 और 8 होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो 2 2 4 2 6 1 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो ये यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इसकी कक्षा पूर्ण हो जाएगी। तो जो देगा उस पे 1 प्लस चार्ज और जो लेगा उस पे 1 माइनस चार्ज होगा। यही इन्होंने कहा है कि क्रिया को डाट बिंदु द्वारा समझाइए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस का आप कितना होता है? 2, पी का 6, डी का 10 और एफ का कितना होगा भैया? 14। ये हो गया। और इसके बाद के एल एम और एन। देखिए कोई भी मॉडल आप लगाएंगे, चाहे इसको लगाइए चाहे इसको लगाइए, दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा। तो ये बनेगा यानी Cl, ठीक है, क्योंकि तभी दोनों क्रिया करेगा। जब देखिए कोई भी कंपाउंड, कोई भी ऐसा कभी भी क्रिया नहीं करेगा जब तक एक मिलेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान अगर बराबर हुआ तो क्रिया करेगा, अन्यथा नहीं। देखो भैया अभी तक हम लोग खंड का और खा पढ़ लिए। अब जो गा आता है वो बायोलॉजी से संबंधित रहता है, जो विज्ञान से। तो गा में हम लोग क्या करेंगे, उसमें भी आपका पहले बहुविकल्पीय देगा। अब आपका जो नया पैटर्न 2023 का, उसमें 20 क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय देंगे। तो इसमें देखिए पहले भी बहुविकल्पीय इसका 20 पढ़ ही जाता था, क्योंकि हर एक टॉपिक में 5-5 क्वेश्चन बहुविकल्पीय होते थे, तो 15 ऐसे ही हो जाता था। तो आपका जो 20 आएगा, तो देखिए द्वार कोशिकाएं पाई जाती है, लिखा है द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? जड़ों में, रंध्रों में, वातरंध्रों में, उपरोक्त में से सभी। तो जो द्वार कोशिकाएं होती है वो जड़ों में भी पाई जाती है आपकी, और रंध्रों में भी आपकी पाई जाती है, वातरंध्रों में भी पाई जाती है, मतलब तीनों में पाई जाती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। अगला है जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। अब बोला है 4 एक्स होती है, 3 एक्स होती है, 2 एक्स होती है, 1 एक्स होती है। तो जाइगोट में आप लोगों को पहले भी आप वीडियो में बताया गया है कि जाइगोट में कितनी होती है? अगला है पौधों में कारिका प्रबंधन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? अनुकूल मतलब उसके लिए सबसे बढ़िया फिट कौन सा भाग होगा? पौधों में कारिका प्रबंधन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? तो आपका क्या होगा भैया? तथा नहीं होगा भैया, यहाँ आपका हो जाएगा तना। क्या हो जाएगा भैया? तना। यही ऑप्शन आपका तना एक ऐसा है
जो आपके जो है कार्यिक प्रबंधन के लिए अधिक अनुकूल होगा, तो वो कौन सा होगा? पौधे का तना हो जाएगा। देखो बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन जो 10 नंबर है वो है जीवाश्म की परिभाषा दीजिए। जीवाश्म की परिभाषा दीजिए। तो जीवाश्म की परिभाषा दीजिए तथा उसके कुछ उदाहरण दीजिए। ठीक है, क्या है? जीवाश्म की परिभाषा दीजिए तथा इसके कुछ उदाहरण दीजिए। तो इसके जीवाश्म का हम परिभाषा क्या देखिए, क्या परिभाषा होती है? जीवाश्म ऐसे जीव जो बहुत पहले मृत्यु होने के बाद, जब मृत्यु हो जाता है किसी जीव का, तो मृत्यु होने के बाद वो उसी में दब जाते हैं और दब के अपघटन उनका हो जाता है। अपघटन मतलब मिट्टी में मिलजुल जाते हैं। ठीक है, तो मिट्टी में मिलजुल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होता है कभी कभी कि कोई जीव ऐसे होते हैं जो मिट्टी में ना मिलके, उसके साथ अपघटन ना होते हुए वहां अपना कोई छाप छोड़ देते हैं। तो जो अपना वो कोई छाप छोड़ देते हैं उसी को कहा जाता है जीवाश्म। ठीक है, तो जैसे उनके पूंछ का छाप हो गया, उनके किसी पैर का हो जाता है, जिससे हमको पता चल जाता है कि हाँ, इस जैसे हम डायनासोर ले लेते हैं, बहुत पहले जो डायनासोर विलुप्त हो गए हैं, तो उसमें हम लोगों ने देखा है कि वो अभी भी हम लोगों को मिलते हैं। तो कहाँ से मिले हैं? वो भी जीवाश्म से ही मिले हैं, जिससे उनके फिगर उसको अपघटित नहीं कर पाए। उसको जो है, जो मृत जीव था, उसको अपघटित नहीं कर पाए। अपघटन ना होने की वजह से उसके छाप उस जमीन के तल पर रह जाते हैं। दबने के बाद भी उसके छाप उस पर छूट जाते हैं। इसी को आपको जीवाश्म कहा जाता है। अब इसमें आपके कुछ उदाहरण हैं। जैसे आपके जीवाश्म में कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं कि जैसे पत्थर पर पेड़ का तना बना हुआ या डायनासोर आदि में सब जीवाश्म ही है। तो आपका जैसे कभी कभी देखे होंगे पत्थर के नीचे दबा हुआ है पेड़ का ऐसे तना बना हुआ है, तना रहता है या डायनासोर का रहता है, ये सब जीवाश्म के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वन। अगला है हम लोग का वन प्राणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो वन प्राणी पर आइए हम लोग देख लेते हैं कि वन प्राणी किसे कहते हैं। देखिए, वन प्राणी, वन प्राणी। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वन प्राणी का है। तो वन प्राणी किसे कहते हैं? वे प्राणी जो जंगल में निवास करते हैं, ठीक, या वन में निवास करते हैं। ठीक, तो वन में कौन निवास करता है? ज्यादातर आप देखते हैं जानवर, ऐसे जीव जो वन में निवास करते हैं उन्हें वन प्राणी बोला जाता है। दूसरी भाषा में आप देखिए कि वन प्राणी में एक चीज आ गया, आदमी भी निवास करता है, लेकिन उससे आदि मानव बोला जाता है। ठीक है, उनका भी बसेरा कहाँ होता है? वन में ही होता है। तो वन प्राणी के अंतर्गत हम लोगों का आ जाएगा कि ऐसे सभी वन जीव, जंगली जीवों का वह श्रेणी जो मानव बसेरे से बाहर वनों एवं पर्वतों पर रहता है। वन जीव या जंगलों का वह जीव जो मानव के बसेरों से, मतलब शहरों से, गांवों से दूर रहता है, वनों में अपना वो बसेरा जमाए रहता है, ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? वन प्राणी कहते हैं। जैसे वन में कौन से पाए जाते हैं? जैसे शेर पाया जाता है, आपका जंगली भालू पाया जाता है। आपके ऐसे जितने भी जीव हैं, आप लोगों को बताना नहीं है, आप लोग तो जानते ही हैं कि वन के अंतर्गत कितने हैं। जैसे जहरीले जो सांप हैं, सर्प हैं, वो भी वन के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, इसके पहले वीडियो में मैंने एक चीज बताया था, वन के लाभ और वन के हानि, ठीक, क्यों उसके लकड़ियों का हम उपयोग करते हैं। तो इसमें हमारा था वन प्राणी किसे कहते हैं, या वन प्राणी को परिभाषित कीजिए। तो इसमें है जैसे चमगादड़ हो गए, आपके कबूतर हो गए, जंगली जीव जानवर और जंगली सुअर हो गए, ये सब वन